भारत, जिसे एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में एक था। यहाँ की सांस्कृतिक और व्यापारिक प्रगति ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया। लेकिन आज विकास और समृद्धि की बात आती है तो भारत अब भी विकसित देशों से काफ़ी पीछे है। आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत विकसित क्यों नहीं हो पाया, यह एक गहरा सवाल है। इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि कौन से कारण हैं जो भारत के विकास में बाधा डालते रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत के हर एक नागरिक को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट से लेकर बूढ़े जवान हर किसी को ये जानकारी लेना बहुत आवश्यक हो गया है। बिकॉज आपको पता है कि हर एक इंसान के अंदर एक अलग काबिलियत है कि देश में बदलाव लाने की। लेकिन हम देश में बदलाव तभी ला सकते हैं जब हमारे अंदर वो चीज़ें हो, वो नॉलेज हो। तो नॉलेज हम दे रहे हैं आपको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत की विकास यात्रा को समझने के लिए हमें इसके इतिहास पर नज़र डालनी होगी। और यहाँ सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिशों का शोषण। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया और इस देश के धन संसाधनों का अपने फायदे के लिए उपयोग किया। ब्रिटिशों ने यहाँ के किसानों और शिल्पकारों को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्हें उनके अपने देश में ही मजदूरी पर मजबूर कर दिया। भारत का व्यापारिक धन जो सदियों से बढ़ रहा था, धीरे धीरे शोषित होने लगा। भारत के हाथों से बने शिल्प और कपड़ा दुनिया भर में प्रसिद्ध था। ब्रिटिशों ने यह सब कुछ अपने उद्योग के लिए ख़त्म कर दिया। भारतीय वस्त्र, जिनका विदेशी बाज़ारों में इतना महत्व था, ब्रिटिश मिल्स के सस्ते कपड़े के सामने बिक नहीं पाए। इसने भारत के उद्योगों और व्यापारों को वीरान कर दिया। अंग्रेजों के शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को ऐसे घुटने के बल ला दिया जहां से उठने में कई दशक लग गए। जब पूरी दुनिया औद्योगिकरण की राह पर आगे बढ़ रही थी, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे बढ़ रही थी, लेकिन भारत अंग्रेजों के शोषण का शिकार हो रहा था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का औद्योगिकरण बहुत धीमी गति से हुआ। यह वही समय था जब यूरोप और अमेरिका में नए आविष्कार हो रहे थे और मशीनों का प्रचार हो रहा था, लेकिन भारत इन सबसे दूर रहा। अंग्रेजों ने भारत के कच्चे माल का उपयोग अपनी फैक्ट्रियों के लिए किया, लेकिन यहाँ नए उद्योगों को बढ़ने नहीं दिया। भारतीय व्यापारी और कारीगर दबा दिए गए और भारत अपने औद्योगिकरण से वंचित रह गया। आज़ादी के बाद भारत के सामने कई चुनौतियां थी। देश को एकजुट रखना और नए भारत का निर्माण करना आसान बिल्कुल नहीं था। ब्रिटिश शासन से मिली भारी विरासत के बाद भारत के नेताओं ने सोवियत संघ के आदर्श पर अपनी आर्थिक नीति बनाई, जिसमें सरकार का अर्थव्यवस्था पर काफ़ी अधिक नियंत्रण था। यह एक कमांड इकोनॉमी थी जिसमें सरकार ने औद्योगिकरण और व्यापार का मुख्य नियंत्रण अपने हाथ में रखा। लेकिन इसके कई चैलेंजेस भी थे जिसको हमको समझना होगा। द चैलेंजेस ऑफ कमांड इकोनॉमी। इस कमांड इकोनॉमी में कई समस्याएं थी। पहली, सरकारी कारखानों में प्रभावशीलता की बिल्कुल कमी थी। सरकारी व्यवसाय अक्सर अलग अलग प्रकार के भ्रष्टाचार और अक्षमता के शिकार होते थे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था का विकास धीमा हो गया। उद्योगों में नई सोच और इनोवेशन का भी अभाव था, क्योंकि निजी क्षेत्र को ज़्यादा आज़ादी नहीं दी गई थी। आगे इसी में हम समझेंगे 1950 और 60 के दशक में लाइसेंसी राज के नाम से प्रसिद्ध व्यवस्था लागू थी, जिसमें किसी भी नए व्यवसाय के लिए सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक था। यह प्रक्रिया इतनी अधिक नौकरशाही से भरी हुई थी कि यह व्यवसाय कई सालों तक शुरू नहीं हो पाते थे। यह व्यवस्था भारत के औद्योगिकरण और व्यापारिक विकास के लिए बड़ी बाधा साबित हुई। इसी के साथ देश के विकास में एक और बड़ी रुकावट बनी। भारत के डेवलप न होने का एक और भी बड़ा कारण है द रोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड हैंडरिंग ग्रोथ। शिक्षा किसी भी देश के विकास की नींव होती है, लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था में कई खामियां हैं जो इसके विकास में बाधा डालती है। भारत की शिक्षा प्रणाली में आज भी कई जगह पर पुरानी पद्धति और पाठ्यक्रमों का पालन किया जा रहा है। कई सालों से इन पाठ्यक्रमों में बदलाव नहीं हुआ है, जो छात्रों को केवल रटने की आदत सिखाते हैं, ना कि सोचने और इनोवेशन करने की। इसके कारण छात्र केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रहते हैं और व्यवहारिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आप अगर इसी की अपेक्षा में अगर आप चीन, जापान में जाकर देखो तो वहाँ पर लोगों को स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हाईली सिखाया जाता है, किताबी से ज़्यादा उन्हें जीवन का नॉलेज दिया जाता है। कैसे इनोवेशन की ओर बढ़ाया जाए, कैसे देश को आगे ले जाया जाए, प्रैक्टिकली नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसी में हम आगे समझेंगे लिमिटेड फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। हमारे देश में आज भी स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के दौरान छात्रों को ऐसे स्किल्स नहीं सिखाए जाते जो उन्हें रोज़गार पाने में मदद करें। भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार की ज़रूरत है ताकि छात्रों को वह स्किल मिले जो उन्हें भविष्य में सक्षम बनाए। जब तक शिक्षा सिस्टम, मतलब एजुकेशन सिस्टम में सुधार नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, देश का विकास धीमा ही रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है।
सब रीजंस एक साइड, लेकिन स्किल एंड एजुकेशन सिस्टम का रीज़न जो है बहुत बड़ा कारण है। इसी में एक कारण आता है शिक्षा के क्षेत्र में समानता की कमी भी एक बड़ी समस्या है। जहां शहरी क्षेत्रों में अच्छे स्कूल और कॉलेज मौजूद हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में भारी कमी है। हम ग्रामीण क्षेत्रों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि भारत आज भी ग्रामीण प्रधान देश है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को समान शिक्षा का अवसर नहीं मिलता, जिससे वो शहरी बच्चों के मुकाबले पीछे रह जाते हैं। यह असमानता हमारे देश के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। सभी को समान शिक्षा का अवसर मिले, ये सुनिश्चित करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसी में आगे हम समझेंगे सोशल एंड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। भारत एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश है जहाँ कई भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं। यह विविधता हमारे लिए शक्ति भी है और चुनौती भी है। इस विविधता के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में समान विकास नहीं हो पाया। जहाँ कुछ क्षेत्र अग्रसर हो गए, वहीं कई क्षेत्र पिछड़ गए। देश की यही विविधता, जिसे हम अपनी शक्ति के रूप में देखते हैं, कभी कभी विकास में रुकावट बन जाती है। अनेकता में एकता की बात तो होती है, लेकिन इसी विविधता के कारण कई बार विकास की राह में धक्कम धक्का होती रही है। मतलब आप इस टॉपिक से समझ सकते हैं कि भाई बहुत सारे जाति, धर्म, इधर उधर की संस्कृतियां हैं जो लोगों को समान विविधता नहीं देती। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग माइंडसेट रखते हैं, जिस वजह से हमारे देश का विकास में बाधा उत्पन्न होती है। आगे हम समझेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। भारत के बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा का विकास अभी भी अधूरा है। ये सभी फैक्टर्स किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब तक हर क्षेत्र में अच्छे बुनियादी ढांचे नहीं होंगे, वहाँ के लोगों को विकसित होने के मौके मिलना मुश्किल है। पिछड़े हुए क्षेत्र अपने ही देश के विकास की यात्रा में पीछे छूट जाते हैं। आगे हम समझेंगे एग्रीकल्चरल डिफेंस एंड रूरल चैलेंजेस। भारत का सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी कृषि पर निर्भर है और ये बहुत आवश्यक, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। भारत देश के विकास में कृषि सर्वप्रथम रोल प्ले करता है। कृषि भारत की जान है, लेकिन यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत से चुनौतियों से घिरा हुआ है। इसी में एक पॉइंट हम क्लियर कर रहे हैं, लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। कृषि में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की कमी के कारण यह क्षेत्र अपनी पूरी संभावनाएं नहीं दिखाते। कृषि में पुराने तरीके अपनाए जाते हैं और आधुनिक तकनीकों का अभाव है। भारत में सिंचाई, बीज और कृषि यंत्रों का अभाव हमेशा से रहा है। यदि भारत अपनी कृषि में अधिक निवेश करे और आधुनिक तरीकों को अपनाए तो इस क्षेत्र में भी बहुत सुधार हो सकता है। बिकॉज हमारी ज़मीन, हमारा हवा, हमारा वायु, हमारा पानी, मतलब ओवरऑल अगर हम बोलें तो हमारा इन्वायरमेंट जो भारत का है ना, बहुत ही बेस्ट है। बस इसको नई तकनीक की ज़रूरत है जो उसे आगे की ओर ले जाएगा। इसी के आगे हम समझेंगे ग्रामीण विकास की चुनौतियाँ। ग्रामीण भारत में सुविधाओं की कमी भारत के समग्र विकास में एक बड़ी रुकावट है। गांव के लोगों को सही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, जिसके कारण वह शहरी क्षेत्रों से पिछड़ जाते हैं। यह देश के विकास में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जब तक सभी का विकास नहीं होगा देश आगे नहीं बढ़ सकता। आगे हम इसमें देखेंगे इकोनॉमिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं हैं जो देश के विकास को रोकती है। ये समस्या व्यापारिक नियम, बैंकिंग सिस्टम और बुनियादी ढांचों की कमी से जुड़ी हुई है। बैंकिंग सिस्टम एंड इन्वेस्टमेंट चैलेंजेस। भारत के बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है जो देश में निवेश को बढ़ावा देने में बाधा डालती है। बैंकों में लोन प्रक्रिया इतनी मुश्किल, इतनी जटिल है ना भाई कि व्यापारियों के लिए फंड प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। कुछ ही व्यापारी होते हैं, कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं जो पॉलिटिशियन से जुड़े होते हैं, वही लोगों को ये फैसिलिटीज़ मिल पाती है। यह फैक्टर नए व्यवसायों के विकास को एकदम रोक देता है। आगे हम इसमें देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, अब भी कई क्षेत्रों में अधूरा है। सड़कों, बिजली, पानी और संचार नेटवर्क में सुधार की सख्त जरूरत है। जब तक हर क्षेत्र में सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, विकास की गति धीमी रहेगी। सड़क और संचार नेटवर्क का विकास व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। बिना इन सुविधाओं के व्यापार और उद्योगों का विकास संभव बिल्कुल भी नहीं है। आगे हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड कंपटीशन। वैश्वीकरण के इस दौर में भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिके रहने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी। जहां दुनिया के अन्य देश टेक्निक रूप से विकसित हो रहे हैं, भारत को भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। इसमें हम आगे समझेंगे ग्लोबल मार्केट कंपटीशन। भारतीय व्यापारी और उद्यमी को वैश्विक बाजार में मुकाबला करने के लिए अधिक कुशलता और इनोवेशन की आवश्यकता है। इसके साथ ही सरकार को भी ऐसी नीतियां बनानी होगी जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय उद्योगों की मदद करें। आगे और भी कारण है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। भारत में टेक्निकल इनोवेशन की कमी है। जब तक देश में नई टेक्निक का विकास और अनुसंधान नहीं होगा, तब तक भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में पीछे रहेगा। हमें नए इनोवेशन और अनुसंधान में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है ताकि हम वैश्विक बाजार में टिके रहें। ये थे कुछ मुख्य कारण जो आपको समझाने में बहुत सक्षम रहे होंगे कि किस तरीके से हमें देश के डेवलपमेंट में हमें अपना योगदान देना होगा और किस वजह से देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाया।
तो ये थे मुख्य कारण भारत के विकास में रुकावट बने हुए हैं। लेकिन क्या ये रुकावटें हमेशा के लिए रहेंगी? बिल्कुल नहीं। भारत के पास अपार संभावनाएं हैं और सही नीतियां, सुधारों और प्रयासों से हम इन सभी समस्याओं से उबर सकते हैं। अगर हम शिक्षा प्रणाली में सुधार करें, कृषि में निवेश बढ़ाएं और उद्योगों को प्रोत्साहित करें तो भारत को विकसित होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमें एकजुट होकर काम करना होगा ताकि हमारा देश फिर से उस सोने की चिड़िया के रूप में उभर कर सामने आ सके जो एक समय पर हुआ करता था। देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी सरकार, गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है और सभी इंसान, सभी लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि हमें कैसी सरकार चुननी है जो सरकार हमारे देश को डेवलप करने के लिए नीतियाँ, रणनीतियाँ बनाए और देश को आगे की ओर ले जाए। मतलब टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें तो देश में रहने वाले लोगों की ही यहाँ पर आवश्यकता है और देश में रहने वाले लोगों के माइंड सेट पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो सरकार चुनती है, किस तरीके से अपनी बातों को रखती है और किस तरीके से गलत चीज़ों पर आवाज़ उठाती है और किस तरीके से अच्छी चीज़ों का सराहना करती है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस इन्फॉर्मेशन को आगे भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।